यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19। जीएक्स एक फलन दे रखा है एक्स में, एक्स माइनस ये जो बड़ी ब्रैकेट लगी है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लगी है, तो ऐसे कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स का जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, महत्तम पूर्णांक फलन है, ये एक्स एक महत्तम पूर्णांक फलन है यहाँ, तो एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांकों पर आसंतत है, ये सिद्ध करा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये क्या होता है। अगर ये आपकी समझ में नहीं आई तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। मैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पहले बता रहा हूँ। ग्रेटेस्ट माने महत्तम, इंटीजर माने पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या, जैसे 2, 4, 6 तो पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा समझें। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 की वैल्यू है, तो इसमें तो अपूर्णांक है ही नहीं, इसमें तो 3 ही रहेगा, इसका मान 3 ही रहेगा, ठीक। अगर मैं यहाँ पर 3.05 कर देता तो भी इसका मान 3 ही रहता, पूर्णांक ही रहता, महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक क्या है, इसमें पूर्णांक 3 है, तो इसकी वैल्यू 3 रहती, ठीक। अगर मैं यहाँ पर 3.0005 लिख देता तो भी फलन का मान इसका 3 ही रहता। ये बात समझ में आ रही। अगर मैं यहाँ पर 3.999 लिख देता तो भी दशमलव से बात की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, तब भी पूर्णांक मान ही रहता। बात समझ में आ रही। कहने का मतलब ये है, अभी क्वेश्चन प्रारंभ नहीं किया है, इस क्वेश्चन को सही तरीके से पहले समझ लो, आखिर ये है तो है क्या। तो कहने का मतलब ये है, ये एक्सेस बना रहा हूं मैं। अब यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये 1 की रेखा है, x बराबर 1, ये x बराबर 2। तो हमने देखा कि x का मान अगर 1 पॉइंट यहाँ होता, 1.5 होता अगर, और हम 1 के महत्तम पूर्णांक की बात करते, इसकी बात करते, 1.5 की बात करते, तो इसका मान 1 ही तो आता। तो 1.5 की रेखा तो ये, तो इसका मान घट के इधर आ जाता, हट के ये 1 पर आकर रुकता, 1 पर। यानी 1.99 पर भी कोई अगर रेखा होती तो उसका जो मान होता वो 1 पर ही रुकता, आकर यहाँ आ जाता, 1 आ जाता, यहाँ पर यहीं तो रुकता 1 पे आकर, क्योंकि वैल्यू वहीं पर ठहर रही है। ये 3.5 थी, अब जैसे 3 है, ये 3 के अगले कहीं रहे होंगे, 3.5 यहाँ कहीं रहे होंगे, यहाँ कहीं, तो वो मान यहीं रुकता आकर, यहाँ रुकता आकर, यहाँ पीछे हट जाता है मान पीछे। बात समझ में आई, क्लियर, ठीक। अब मैं अगर कह देता, यहाँ से ये कह देता, मैं कह देता -2.30 ये कह देता, तो इसका मान कितना होता, अब आपके दिमाग में विचार ये आता होगा, इसका मान -2 होता, लेकिन इसका मान -2 नहीं होता, इसका मान -3 होता, -3। अब कहोगे ऐसा क्यों हो गया। ऐसा इसलिए हो गया, आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल ये x बराबर 1 पे है और ये 2 पे, x बराबर 2 पे। अब मैं वैल्यू यहाँ से 1.5 ले रहा हूँ, वैल्यू 1.5 ले रहा हूँ माइनस में, ये -1 है, ये माइनस के 1.5 है, तो 1.5 है। अब जब यहाँ से मान इस साइड में भाग रहे हैं, इस साइड में भाग रहा है, यहाँ से यहाँ भाग जाते हैं, तो जो मान यहाँ आया इधर थोड़ी भागेगा, इधर भागेगा, इधर इस साइड में आएगा, तो यहाँ पर अगले मिलेगा -2 पूर्णांक, -1 -2, तो इस साइड में इसका मान -2 मिलेगा। 1.5 का मान 1 नहीं रहा, -2 मिला, तो -2.3 होता अगर यहाँ कहीं होता, माइनस के यहाँ पर होगा, -2.3 होता है यहाँ, तो ये 2 या 3 होती, तो इसकी वैल्यू इस साइड में भागती, इस साइड में,
तो कहाँ रुकती है आकर, महत्तम पूर्णांक -3 पर रुकती है आकर, तो इसका मतलब इसका मान -3 होगा। अब बात समझ में आई, ये चीज क्लियर हो गई ना? सही। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगर 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 मेरे पास ये होता, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये होता माइनस के, चलो क्वेश्चन में ही समझाऊंगा, इसे मिटा दे रहा हूं, ये चीज आपकी समझ में आ गई। अब gx दे रखा है और क्वेश्चन में कहा है समस्त पूर्णांकों पर, एक पूर्णांक ले रहा हूं x बराबर c पर। सबसे पहले तो फंक्शन देखो, फंक्शन fx c पर यही काम करेगा, fx यही काम करेगा। fx या gx है, fx एक ही बात है, ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ f हमें पहले फंक्शन का मान चाहिए c पे, fc चाहिए, तो ये c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ c, तो यहाँ से fc इज इक्वल c माइनस, ये तो पूर्णांक है c पूर्णांक है, जब c पूर्णांक है, जब पूर्णांक हुआ करता था 3, तो इसका मान 3 ही तो रहता था, तो 3 ही रहेगा इसका मान, मतलब c ही रहेगा इसका मान, 3 था तो 3 रहा, तो c था तो c रहेगा, c पूर्णांक है और c पूर्णांक लेके चले समस्त पूर्णांकों पर, c एक पूर्णांक है, c है ये एक पूर्णांक है, पूर्णांक लेके चले, इसका मान 0 आया, fc का मान 0, तो x बराबर c जो पूर्णांक लिया था उस पर फंक्शन का मान तो 0 हो गया। अब जरा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं, सुनो, x बराबर 0 पर, सॉरी x बराबर c पर राइट हैंड लिमिट, f 0 c प्लस में जाएगी, c पे देख रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट तो प्लस में जाती है, तो c प्लस हो गया, तो इसे ऐसे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस ऑफ fx इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0 fc प्लस h। तो यहाँ से मिलेगा लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस ऑफ fx इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0। अब यहाँ पर fc प्लस h का मान चाहिए, fc प्लस h का मान, fx ये दे रखा है, ये fx ये दे रखा है, fx ये दे रखा है, तो c प्लस h, तो यहाँ c प्लस h आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा c प्लस h और माइनस इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा c प्लस h, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है c प्लस h, ब्रैकेट बंद, ये बड़ी ब्रैकेट है, ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ मजली ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, नहीं तो सोचोगे पता नहीं फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बन गया सबका, तो ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस ऑफ fx इज इक्वल लिमिट h अप्रोचेस टू 0 c प्लस h, इसका मान c रहेगा, इसका मान c रहेगा। अब कहोगे ये h कहाँ चला गया, c में इंक्रीमेंट किया गया ना, c में वृद्धि की गई है, h की h ऐसी वृद्धि की गई जैसे 0 की तरफ हो, c में बहुत कम वृद्धि करी गई है, जैसे 3 होता 3 में वृद्धि कर देता मैं 0.005 की, फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालता तो इसका मान 3 ही तो आता, ये चीज़ हट जाती है ना, ये चीज़ हट जाती है, तो ये चीज़ हट गई तो c वैल्यू रह गई, ये 3 ही आ गई c वैल्यू निकल गई। ठीक, यहाँ से c माइनस का c प्लस का कैंसिल, h के स्थान पे 0 पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे 0, तो इसका मान 0 रहा। लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस पर इसकी जो राइट हैंड लिमिट आई निकल के, राइट हैंड लिमिट में फंक्शन का मान निकल के आया वो 0 आया निकल के। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा, x बराबर c पर LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी f c माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट तो माइनस में जाती है तो माइनस में पहुंच गई, और इसे लिखने का तरीका लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस ऑफ fx इज इक्वल f लिमिट h अप्रोच टू 0 और ये मिलेगा f c माइनस h, तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस ऑफ fx इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0। अब f c माइनस h का मान चाहिए, c माइनस h का मान चाहिए, सुनो ध्यान दें c माइनस h का मान कितना होगा, इसे तो मिटा दे रहा हूँ,
तो यहाँ से एफ एक्स दे रखा है, एक्स के स्थान पर सी माइनस एच पुट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ सी माइनस एच वैल्यू आ जाएगी सी माइनस एच माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये फिर मछली ब्रैकेट ही लगा दूंगा इधर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर सी माइनस एच, ये लिमिट एक्स अप्रोच टू सी माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट एच अप्रोच टू जीरो। ध्यान दें आगे, ये सी माइनस एच ऐसे ही माइनस, इसका मान मिलेगा सी माइनस वन, सी माइनस वन। अब कहोगे ऐसा क्यों हो गया, अब की सी माइनस वन कैसे हो गया, ये बात समझ में आई? एक बार फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो ध्यान दो। सी एक पूर्णांक था, सी एक पूर्णांक था, जब सी एक पूर्णांक था, फॉर एग्जाम्पल सी तीन था, सी तीन था, अब मैंने इसमें से कुछ कम कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इसमें से 0.5 कम कर दिए, तो यहाँ से 2.5 मिले, 2.5 मिले यहाँ से, देखा यहाँ से मैंने एच इसमें से कुछ कम किया है, इसमें से ग्रेटेस्ट कुछ कम किया है, तो 2.5 मिले ग्रेटेस्ट इंटीजर में। और जब 2.5 मिले तो इसकी वैल्यू तो 2 आएगी, 2 आएगी, क्यों 0.5 हटेगा, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो पूर्णांक होता है वही वैल्यू रहती है ना, तो 2 आएगी। तो 3 थी, 3 से 2 हो गई, तो कितने घट गई, 3 में से 1 घट गई ना पूरे, तो इसमें से एक वैल्यू कम हो जाएगी टोटल। क्लियर? ठीक, आगे देखें, ध्यान दें। यहां से इज इक्वल लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, यहां से सी माइनस एच माइनस सी माइनस माइनस प्लस के 1, ये सी से सी कैंसिल, एच के स्थान पे 0, ये तो 0 हो जाएगा, एच के स्थान पे 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस के 1 मिलेगा। लियो, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की जब हमने बात की, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस ऑफ एफ एक्स की बात की, तो इसका मान कितना आया, 1 आया। तो क्या देख रहे हैं, यहां से क्या मिला देखने के लिए, देखो क्या मिला देखने के लिए, फंक्शन का मान 0, ठीक है, इसकी राइट हैंड लिमिट 0, चलो ये भी ठीक है, लेकिन जब लेफ्ट हैंड लिमिट पे चल के गए तो मान 1 आया, निकल के 1 आया। अब बोलो क्या करोगे, क्या लिखें इसे, तो ये फलन डिसकंटिन्यू है। अगर हम कोई भी पूर्णांक लें तो उन पूर्णांकों पर ये फंक्शन ऑलवेज डिसकंटिन्यू, सदैव असतत होगा। तो मैं लिखूंगा अतः समस्त पूर्णांकों पर जो gx फलन था, यहां पर मैंने fx आपकी सुविधा के लिए लिख दिया था, हर बार में fx पुट कर रहे हो तो अब ये gx करते तो कुछ अजीब लगता नहीं लगता, इसलिए मैंने इसे fx ही लिख लिया, लेकिन आंसर gx का ही लिखेंगे। तो लिखेंगे x बराबर c पर, यहाँ c कोई पूर्णांक है पर ये जो फंक्शन है वो असंतत है। अब लिखूंगा आंसर अतः, इसे मिटा दे रहा हूं, देखो ध्यान दें, अतः x बराबर c पर, c पर फलन, और c क्या चीज है, c पूर्णांकों के सेट में बिलोंग कर रहा है, ये z पूर्णांकों का समुच्चय होता है, तो x किसी पूर्णांक को लिया गया है, z में से कोई बिंदु लिया गया है, पूर्णांक लिया गया है, तो x बराबर c बिलोंग्स टू z पर फलन असंतत, आ माने नहीं, संतत माने सतत, असंतत होगा। तो ये समस्त पूर्णांकों पर फलन असंतत है, ये सिद्ध करा रहे थे और ये सिद्ध होकर आ भी गया। तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन अब आप लोगों की बहुत सही तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी मेरी पढ़ाई वीडियो से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।